तो पाकिस्तान का खात्मा कर दिया था और आप लोगों ने किया था। बघेल साहब, हमने बाद में बोलना है, ये आर्मी वाले भी बोलेंगे, इनको भी जो इनकी शहादत, जो इनके काम देश कभी नहीं भूल सकता। खास करके पठानकोट हिंदुस्तान को अगर खड़ा करने वाला है तो वो पठानकोट है। जब भी पाकिस्तान अपनी गंदी नजर उठाता है वो पठानकोट की तरफ देखता है। उस दिन अमित और सभी आप काउंसलर बैठे थे, ऊपर ड्रोन अटैक हो रहे थे। क्योंकि टाइम 5:30 के नजदीक हो गया है, बघेल साहब ने बोलना है। जे वहां से आए हैं, ये उस स्टेट से आए हैं जहां सबसे ज्यादा नक्सलाइट हैं। इन्होंने नक्सलाइटों के ऊपर भी कंट्रोल किया। ऐसा नहीं कि जैसे पंजाब में आज गैंगस्टर घूम रहे हैं, एक्सटॉर्शन मांग रहे हैं, ये वो चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने गैंगस्टरों का और नक्सलाइटों का खात्मा कर दिया। अब अमित जी ये स्टेज करेंगे। मैंने तो दिखाना था कि ये मेरे अपने हैं, आपने मेरे को वोट डाली। सभी कहते थे कि जो गुरदासपुर की सीट है बीजेपी की है। पठानकोट और गुरदासपुर वाले ने बता दिया कि नहीं, ये पहले भी कांग्रेस की थी, आज भी कांग्रेस की है, और जो 2027 में आएगी तो हम पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट एक सीट नहीं उनको देंगे। आप अमित करें। नहीं यार, मैं तुहानू क्या आर्मी दी अज सिर्फ 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 सशस्त्र बल ते आर्मी, कोई पार्टी नहीं अज। मैं तुहानू MC साहब पहले भी किया सी, कोई झंडा नहीं है साडा। अज सिर्फ असी अपनी भारत मां वास्ते खड़े हैं और अपने सैनिक वास्ते खड़े हैं, अपने देश वास्ते खड़े हैं। यही राहुल जी का सानू निर्देश है। भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम बता देता हूं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, हमने सारा दिन आपकी सेवा करनी है, हमने सारा दिन काम करना है। आज हमने 1 घंटा अपने आर्मी के लिए, अपने लोग के, अपने देशों को निकालना। ये पठानकोट है जो लड़ता है। ये कैमरा लगा है, इस कैमरे पे पूरा हमारा वर्ल्ड देख रहा है, राहुल जी देख रहे हैं, पूरा इंडिया इसको देख रहा है। तो मैं आज हमारी पठानकोट की इज्जत की भी बात है। मेरी बात बीच में रह गई। हमारे स्टेज पे रंधावा साहब ने बघेल साहब के लिए बता दिया, सबको मालूम है। उनके साथ कन्हैया कुमार जी आए हैं, इनको भी लोगों ने सुना है। उनके साथ हमारे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लुधियाना वड़िंग साहब आए हैं। महाराष्ट्र से हमारे सेक्रेटरी इंचार्ज रविंदर दालवी जी आए हैं, नरेश पुरी जी हैं, जोगिंदर जी हैं। मैं कोई भी फंक्शन शुरू करने से पहले बघेल साहब एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी उस टाइम बात रह गई थी। ये जो पहली लाइन है सर, ये शहीदों और सैनिकों की भूमि है सर। सर पठानकोट आप सर्च कर लें, आप पता कर लें, जितने भी मेडल मिले हैं। मुझे 1 मिनट, पाड़ा साहब कितना, पाड़ा साहब सॉरी, साढ़े मेरे भरा है जी, सब तो प्यारे MLA पाड़ा साहब, बहुत स्मार्ट आदमी ने। सॉरी पाड़ा साहब, मैं पहले नाम ले लिया सी तुहाडा, मैं जोगिंदर जी का भी ले लिया सी, नरेश जी का भी ले लिया। सर पठानकोट हमारी सर शहीदों की और सैनिकों की भूमि है सर। सर पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा पद मिले हैं सर, वीर चक्र, शौर्य चक्र, विक्की जी बताएंगे सर, ये हमारे
इस पूरी हमारी जो शहीदों की सभा है उसको देखते हैं, ये बोलेंगे सर। अभी सबसे ज़्यादा मेडल सर पठानकोट के लोगों के हैं सर। तो मैं कोई भी स्पीच शुरू करने से पहले, क्योंकि इसके बाद आप बोलेंगे सर, मेरी आपसे गुजारिश है कि पहले हम शहीद परिवारों का सम्मान करेंगे। विक्की जी, आप क्योंकि सारे पठानकोट के लोग हैं, आप उनका नाम लोगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि संतों के आशीर्वाद के बिना सर कुछ नहीं है, प्रीस्ट के, हमारे गुरुओं के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं है। यहाँ थोड़ी सी जगह बना दो मेरे भाई, हमारे काली माता मंदिर जो हमारे पठानकोट सबसे बड़े मंदिर हैं, गुरुद्वारा साहब हैं, चर्च हैं सर, उनके प्रीस्ट आए हैं, आप लोग और ये सब मिलकर सर उनको सम्मानित करेंगे। इस चीज़ को हम प्यार से करें और जिसके लिए ये फंक्शन हमने करा है। उसके बाद जब ये हम शहीद परिवारों को सम्मानित करेंगे, हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आर्म्ड फोर्सेस के सम्मान के लिए सर बोलें। उसके बाद हमारे जितने भी सर ये 3 लाइन में, अरुणा जी आए हैं हमारे, उसके बाद सर ये जो पहली लाइन के बाद कन्हैया जी, वड़िंग साहब, प्रधान जी, पहली लाइन के बाद जो हमारी 3-4 लाइन्स हैं सर, ये हमारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने 1971 की जंग लड़ी, 1971 की जंग जीती, पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटा और बांग्लादेश बनाकर अलग किया। और यही वो लोग हैं सर जिन्होंने 94,000 पाकिस्तान सैनिकों को घुटने टिकाए और उनको अपने शस्त्र हमारे आगे डालने पड़े। जय जवान, जय जवान, सैनिक एकता। मैं अब विक्की जी को बोलूँगा, विक्की जी आप माइक पकड़ें जल्दी से, यार थोड़ी सी जगह बना दें। अब मैं किसी को ऊपर नहीं कॉल करूँगा, यहाँ से मैं 3 हमारे बंधु जी, पंडित जी आइए सर, स्वामी जी आप आए, 2-3 पंडित जी आप खुद ही, राकेश पंडित जी कहाँ हैं, रमेश पंडित जी वो चले गए, 2-3 पंडित जी साथ आए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर, आशीष जी बघेल साहब को, वड़िंग साहब को, सर रंधावा साहब को, कन्हैया जी आप प्लीज़ जाकर सम्मानित कर दें, डालवी साहब, नरेश जी तुसी भी चलो ना, बड़ा साहब तुम भी चलो, ये शॉल लेकर आओ, बस 1 मिनट सम्मानित करेंगे। विक्की जी मेरे पास आओ, नीचे ऊपर बुला लूँ मैं, मुझे मैं ऊपर बुला लूँ तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। विक्की जी एक करके ऊपर बुला लो, जल्दी कर लो, ये जगह वहाँ से खाली कर दें, उधर से। मित्तू थोड़ा इधर आ जाओ, ये हमारा मेन फंक्शन है जी, अगर हम सम्मान ही ना दे पाए तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने इसीलिए ये पहले करवा दिया। मैं रिक्वेस्ट करांगा सर, भैन जी आजकल के मुंडे सुनते नहीं जी, भाजी वो उनते माता ने भी कहा था बह जाओ प्लीज़। अच्छा मैं थोड़ा सा राष्ट्रगान नहीं, कोई हमारा देशभक्ति का सॉन्ग
छाती पर तिरंगा फहराया। इंडियन एम्बेसी पे अफगानिस्तान पे हमला हुआ सर, उस हमले को नाकाम करते हुए उस योद्धा ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया और फिदाइन टंकियों को मारकर एम्बेसी के अंदर जितने लोग थे उनके प्राणों को बचाया। उनकी बहादुर पत्नी मेरी बहन पूनम पठानिया जी, राष्ट्रपति ने मरणोपरांत उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मान। इसमें पंजाब के 4 योद्धा थे और वंदन है इन परिवारों के चरणों में। शहीद सिपाही
खड़े हो, उठ जाओ, आओ ना, आओ जाओ। शहीद हवलदार अमित शर्मा जी की बहादुर पत्नी, अपने बहादुर माँ हवलदार अमित शर्मा जी की बहादुर माँ कौशल्या देवी जी। पीछे जाएंगे। दावा साहब, एक परिवार रह गया, आप आगे दावा साहब प्लीज। बेटा देश पर कुर्बान किया और फिर भी कोई गम नहीं। शहीद हवलदार अमित शर्मा जी की बहादुर माता कौशल्या देवी जी, वो माँ कौशल्या जिसने अपना राम देश पर कुर्बान कर दिया। वंदन है इस माँ को, तालियां बजा दी इन परिवारों के लिए यार, ये भूमि पावन हो गई। हाँ बस हो गया सर, हो गया। एक यादगार चित्र सर, अपने सारे आगे फोटो करा लो। बैठ जाओ, एक फोटो खोलें दो। क्या होना आगे हेलो, मैं अब बघेल साहब को रिक्वेस्ट करूंगा। हेलो, मैं अब बघेल साਰਿਆਂ ਨੂੰ रिक्वेस्ट है कि ਬਹਿ ਜਾਓ, मैं ਹੁਣ शुरू ਕਰਨ लगा। मैं बघेल साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि रंधावा साहब आज मुख्य वक्ता के रूप में एक नौजवान साथी जो देश में जाने माने चेहरे भाई कन्हैया कुमार जी उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आदरणीय अरुणा चौधरी जी, आदरणीय हमारे विधायक बाड़ा जी, कैप्टन संधू जी, भाई अमित जी, इस कार्यक्रम के आयोजक और पूरी टीम, साथ ही अरोरा साहब, मंच सभी अतिथि जिसका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं उसे क्षमा चाहूँगा, जो इस लड़ाई में देश की रक्षा के लिए जिन लोगों ने सर्वस्व न्यौछावर किया, उन परिवारों को नमन करता हूं जिन्होंने देश के अखंडता के लिए सीमाओं पर लड़ाइयां लड़ी। उन वीरों को नमन करता हूं और साथ ही हमारे सभी धर्मों के प्रमुख यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनके उपस्थिति में यह कार्यक्रम हो रहा है, मैं उनको सभी को नमन करता हूं। उपस्थित देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों, कुछ बात है हम में कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये जो शेर है वो पंजाब के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ईसा से लेके आज तक, ईसा पूर्व से लेके आज तक सबसे ज्यादा युद्ध का सामना किया है, किसी प्रदेश ने सामना किया है तो पंजाब की धरती ने किया है। और सबसे ज्यादा हमला कहीं हुआ है तो पठानकोट है, और सबसे ज्यादा वीर सपूत
पंजाब में और पंजाब के पठानकोट में हैं। उन वीर सपूतों को मैं प्रणाम करता हूं, उन माताओं को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसे ऐसे वीर सपूत दिए, जिनके पराक्रम की गाथा पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया बहुत गर्व से सुनती है। आदरणीय साथियों, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बहुत देर से आप बैठे हैं। जब जब देश को आवश्यकता पड़ी तब तब हमारे सशस्त्र सैनिक अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। वो चाहे 1948 की बात हो, चाहे 1962 और 1965 की बात हो, चाहे 1971 और कारगिल युद्ध की बात हो, सब में आपने जो शौर्य दिखाया है, जो साहस और पराक्रम दिखाया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैं फिर से उन जवानों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अभी जब पहलगाम की घटना घटी, 26 परिवार उजड़ गए, 26 लोगों को जो निर्दोष थे उन्हें मार गिराया गया। दुर्भाग्यजनक बात यह है वहां कोई सुरक्षा नहीं थी। दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उसके धर्म पूछ के मारा गया। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं। ठीक 12 साल पहले 25 मई 2013 को नक्सली हमला हुआ और वहां नाम पूछ के मारे कांग्रेस के नेताओं को। नाम पूछ के, जहां धर्म पूछ के मारा गया वहां नाम पूछ के मारे गए। सुरक्षा न यहां था न सुरक्षा वहां था। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है कि सरकारें सुरक्षा नहीं दे पा रही हमारे लोगों को। लेकिन जब बात आई सेना की, तो सेना ने जो पराक्रम दिखाया, एक बार नहीं अनेक बार पाकिस्तान को घुटने टिकाने का काम किया है, तो भारतीय सेना ने किया है। मैं उन्हें फिर से नमन और प्रणाम करता हूं। आदरणीय साथियों, कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को सर्वोच्च माना है। पार्टी बाद में है, देश पहले है। और अभी भी आपने देखा होगा पहलगाम की घटना के समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी और राहुल जी ने कहा कि हम सरकार को समर्थन देते हैं, जो भी निर्णय ले हम सरकार के साथ खड़े हैं। एक बार नहीं 2 बार, भले प्रधानमंत्री उस बैठक में नहीं आए, लेकिन सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने समर्थन दिया। इस समय भी सेना ने जो काम किया है, पाकिस्तान फिर से पिछड़ गया था। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है कि सवाल सरकार से है। सरकार ने सीज फायर क्यों किया, आज तक के प्रश्न अनुत्तरित है। इस देश के फैसले अमेरिका में हो, वो अमेरिका जब 1971 में निक्सन ने कहा कि हम 7वां बेड़ा भेज रहे हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा 7वां नहीं 70वां बेड़ा भेज दो, लेकिन हमारी सेना पीछे नहीं हटेगी। और पाकिस्तान के 2 टुकड़े उन्होंने कर दिए, बांग्लादेश नया बना दिया। आज हम राष्ट्रपति ट्रंप ये कहते हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया। यह बेहद दुखदाई है कि हमारे मामले में तीसरा देश कहां से आ गया। ये सारी बातें हैं जो आम जनता के बीच में हैं। लेकिन अभी भी सरकार से सवाल है, वो 4 आतंकी कौन हैं जिन्होंने हमारे लोगों की नृशंस हत्या की। सवाल आज भी है, पुलवामा में 300 किलो RDX से लेके हमारे जवानों को बम से उड़ा दिया, वो सवाल आज भी है। तो सवाल के बहुत सारे हैं,
उन सब के बावजूद भी देश की एकता और अखंडता के लिए जब जब सेना की आवश्यकता पड़ी, सेना ने अपना सब कुछ दांव में लगा के देश के एकता और अखंडता को बचाए रखा। मैं पुनः सेना को सलाम करते हुए अपनी वाणी के ही विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। मैं अब अपने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रधान राजा वड़िंग जी को बोलूँगा कि वो आकर बात करें। वो आकर मैं पहले साथियों को कहना चाहता हूं कि कृपया ये शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और देशवासियों को और उन लोगों को सलामी देने के लिए प्रोग्राम किया है जिन्हां लोगों ने इस देश की रक्षा की है। सो मेरी बेनती है, जेडे लोग विचारे खड़े हैं, ये भीड़ भड़के वाला काम नहीं है, ये शांति दे नाल सुनने वाला काम है, सहनशीलता दे नाल जो साथी खड़े हैं। मैं सुन रहा सीगा और जो जशन चहल साहब कृपया कुर्सियों पर बैठने का काम करेंगे और मेयर साहब की जिम्मेदारी है, जरा देखिएगा। मंच पर उपस्थित मेरे बाद अभी कन्हैया कुमार जो हमारे राष्ट्रीय सचिव भी हैं और जिन्होंने पूरे देश के अंदर इस तिरंगे की लड़ाई लड़ने का काम किया है और तिरंगा विरोधियों को हमेशा धमकाने के काम किया। अभी आपने उन लोगों को सुनना है, उन्होंने सुनना है। जोरदार ताड़ियां दे नाल उन्हां दा स्वागत करो। आदरणीय रंधावा साहब, मैडम अरुणा चौधरी जी, माफी चाहता हूं, दलवी साहब जो हमारे पंजाब के सह प्रभारी हैं, और बहुत सारे साढ़े एमएलए साहब, जिले के प्रधान पुरी साहब, पुहार साहब, जोगिंदर जी, पाड़ा साहब, ते खास करके जिन्होंने अज का यह जय हिंद प्रोग्राम रखा, साढ़े अमित विज जी, साढ़े भरा ट्रेजरर साहब। हिंदी के पंजाबी ज्यादा एक कार्यक्रम पठानकोट क्यों रखा गया कि सब तो पहला जदों भी दुश्मन आक्रमण करता है वो पठानकोट से सब तो पहला हिट लिस्ट पठानकोट होंदा है जदों भी आक्रमण होंदा है। और आज जय हिंद प्रोग्राम का मकसद की है, मैं आज सलाम करना चाहना है साडी आर्मी दे उन्हां योद्धियां नूं और उन्हां योद्धियां दे परिवारां नूं जिन्हां ने बड़ी बेखूबी दे नाल अज तो पहला भी ते इस बार भी इस देश की हिफाजत के लिए मर मिटन का काम किया ते देश के तिरंगे नूं आंच नहीं आउण दित्ती। अज का कार्यक्रम उन्होंने सलामी देने वास्ते रखा गया है और मैं समूचा देश इस वक्त देश के नाल खड़ा सी और जिस बहादुरी दे नाल साडे जवानों ने लड़ाई लड़ी और दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिता, पुलवामा अटैक तो बाद इस संभाविक रूप दे विच बनदा सी ते पूरे देश ने एकजुट होके, बेशक राजनीतिक मतभेद सन लेकिन पूरे देश ने एकजुट होके देश एक आवाज बोलिया ते पाकिस्तान नू मुंह तोड़ जवाब दिता। और कदे कदे कई बारी जो गल करी दी है देश का उस वेले हैरान होया जो ये देश के अंदर सीज फायर होया कि सीज फायर हो गया। वैसे तो साडा देश शांति पसंद देश है, साडा देश पहल कदे नहीं करता, लेकिन पहलगाम ते पुलवामा वर्गे हमलियां ने साडे देश के लोगों का दिल वलूंदर के रखता। और जिस प्रकार
साड़ियां भैणां दे सुहाग उजाड़े गए और जिस प्रकार उन्होंने गोलियां मारिया गई, फिर जवाबी कार्रवाई तो बनती सी और असी जवाबी कार्रवाई करके पाकिस्तान को जवाब दिता। लेकिन जिथे मैं इस गल का समर्थन करदा कांग्रेस पार्टी, उत्थे मैं नाल नाल मेरे मन नूं कदे ना कदे थोड़ा अफसोस हुंदा है कि जिस प्रकार सीज फायर होया, जिस प्रकार लड़ाई खत्म हुई, ये चंगी गल है। लेकिन बाहरले मुल्कां ने साडे देश के अंदर इंटरफेरेंस किया, दखल अंदाजी करके, और अमरीका ने 140 करोड़ की आबादी वाला देश, जिहदे एक महान लोकतंत्र है, देश में अलग अलग जातियों के लोग रहिंदे हैं, 40 करोड़ की आबादी वाले देश ने संदेश दिता कि मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को कहा है समझ जाओ, और उन्होंने मेरी बात मान ली है। इसलिए आज के बाद सीज फायर, लड़ाई खत्म, और देश के प्रधानमंत्री साहब का उसके बाद जवाब आता है कि हां देश के अंदर सीज फायर हो गया है। इस बात का हमारे को दर्द हुआ, चिंता हुई कि हमारा देश, कोई जमाना था श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जमाना, जिस प्रकार से पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी, जिस प्रकार से टुकड़े किए, जिस प्रकार से उनको घुटनों के फल लाए, तब भी अमेरिका दखल देना चाहता था। लेकिन उसने कहा कि हमारे मुल्क का मामला है, इसमें पराया मुल्क कोई दखल नहीं दे सकता, हम सक्षम हैं अपने फैसले लेने के लिए। तब का भारत और अब का भारत, बहुत बड़ा अंतर है तब के भारत में और आज के भारत में। तब तो इतना हम सक्षम नहीं थे, और आज का देश साडा सक्षम है और दुनिया दे विच साडे देश का नाम है। ये हरगिज बर्दाश्त नहीं है कि साडे मुल्क के अंदर कोई बगाना देश दखल देवे। दूसरा एतराज ये जताया गया कांग्रेस के CLP के लीडर ने, उन्होंने क्या, जो ये बयान आया, जिहड़ा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सीगा, विदेश मंत्री, उन्हें क्या कि हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था कि हम आतंकवादी संगठनों पर अटैक करने वाले हैं। जहां जहां आतंकवादी पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, राहुल गांधी ने कहा कि आपने पाकिस्तान को यह पहले बताया क्यों, जब आपने हमें पता है कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है, तो अगर हम पहले बता देंगे तो फिर क्या होगा। वो उनको पहले अगवत, वो पहला दस देंगे भी थोड़े ते अटैक होने वाला है, तो तुसी पासे हो जो, सानू हिंदुस्तान ने चेतावनी दी है। साडा दूसरा सवाल है, एतराज है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ते तीजा असी ये पूछया कि कितना वड्डा नुकसान होया है, साडे किन्ने एयरक्राफ्ट ते साडे जवान ते सारा नुकसान होया है, एरे बारे सानू थोड़ा जानकारी दी जावे। ते उन्होंने कहा कि तुसी लोग तो पाकिस्तान की विचारधारा ते गल कर रहे हो, जिथे कांग्रेस पार्टी ने बेशक उन्हें सर्वदलीय मीटिंग दे विच देश के प्रधानमंत्री उपस्थित नहीं होए, लेकिन राहुल गांधी ते मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और पूरी कांग्रेस ने संदेश दिता कि असी देश के प्रधानमंत्री दे नाल है, असी सेना नू सलाम करते हैं, और सानू सारे लोगों नू, कांग्रेस के कार्यकर्ता नू सुनेहा दिता कि तुसी जिथे कोई इस तरह का घटनाक्रम होए, बॉर्डर ते जाओ, बॉर्डर के लोगों नू मिलो। आ बैठे रंधावा साहब, ये जिस दिन वॉर लगी हुई सी,
लड़ाई चल रही सी, चाहे अमृतसर दा MP सी MLA सी कांग्रेस पार्टी दा, चाहे पठानकोट च अमित विज और रंधावा साहब और पूरी साहब और साडे पाला साहब जोगिंदर जी सन, इन्हां लोगां ने वो जड़े बार्डर ते लोग बैठे सन उन्हां दे नाल उत्थे जाके उन्होंने क्या कि चिंता करने की लोड़ नहीं, असी थोड़े नाल आ, थोड़े नाल खड़े हैं, किसी गल की तुसी चिंता ते फिक्र नहीं करनी। इस तरह कांग्रेस पार्टी है मेरे सत्कारयोग भराओ, इस कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश की आबरू दे लई, देश के लोगों दे लई, देश के लोगों की हिफाजत के लिए हमेशा अपनी जान की कुर्बानी दी है। सो इस करके अज दी जय हिंद सभा जिहड़ी साडे भरा अमित विज साहब ने रखाई है, मैनू इस गल का फख्र महसूस हो रहा है कि पठानकोट के अंदर जिस प्रकार जिस जज्बाता के नाल मैं अमित नू देख रहा सी, जय जवान जय किसान भारत माता की जय, जिस प्रकार से जिस जोश के साथ हमारे साथी ने हमारे शहीद परिवारों की कुर्बानियों को बताने का काम किया, मेरे को जल्दबाजी नहीं थी, बघेल साहब ने जाना था, मैं तो ये शहीद परिवार जो आए हैं इनके चरणों के नीचे पड़ी मिट्टी को नमन करना चाहता हूं, इन्हों सलामी देना चाहता हूं। कैसे कैसे लोग हैं जो अपनी जान तली ते धर के साडे मुल्क की सेवा करते हैं, कैसियां ये मावां जिन्होंने अपने बच्चों को जन्म दे के बॉर्डर ते लड़ाई लड़ने वास्ते भेजा, साड़ी हिफाजत दे वास्ते, इस करके थानू असी सलाम करना चाहते हैं। मेरे सत्कारयोग सारे साथियों, मैं इस करके वारी वारी चिंता दे विच सी क्योंकि सभावां हुंदियां, लोग आउंदे हैं चले जाते हैं, लेकिन इस प्रकार का जिहड़ा कार्यक्रम है ये स्नेहा लेके जाना है और साडे बच्चों को यह दसना है कि सानू अपने परिवारों तो पहला इस देश का तिरंगे नाल प्यार होना चाहिए है, सानू हमेशा तैयार रहना चाहिए कि जब भी देश नू जरूरत पएगी, जब भी इस धरती मां नू जरूरत पएगी तो तब मैं अपनी जान की कुर्बानी ला के इस तिरंगे झंडे की हिफाजत करांगा। सो अज दा इस कार्यक्रम का पहुंचन ते थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ बहुत धन्यवाद और मैं छोटे भरा की बधाई दिना ते जो जज्बात देश के प्रति, जो जज्बात देश के तिरंगे के प्रति अमित जी तुहाडे परिवार दे और गुरदासपुर जिले दे पठानकोट जिले के लोगों दे है, मैं उन्हां दी कदर करदा है। और अंत विच थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ इस समागम ते पहुंचन ते और इस सभा च पहुंचन ते थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं कन्हैया कुमार जी को रिक्वेस्ट करूंगा, कन्हैया जी आप आइए एड्रेस पे। मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, सबसे पहले मैं अपने सभी आदरणीय बुजुर्गों का, हमारी माताओं बहनों का, किसान मजदूर भाइयों का, नौजवान दोस्तों का और इस देश की सेवा में अपनी जान गंवाने वाले शहीद के परिवारों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और आज जब हम लोग पठानकोट में देश की सशस्त्र सीमा, देश की सुरक्षा में लगे हुए जो हमारे सुरक्षा बल हैं, उनके सम्मान में जो यह जय हिंद सभा हो रही है, इसी वक्त पूरे देश में, देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग कोनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सेना के सम्मान में जय हिंद सभा आयोजित की जा रही है।
तो इस जय हिंद सभा में उपस्थित हुए आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, और जब हम शहीदों को याद कर रहे हैं तो आज का दिन है सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी के शहादत दिवस का। तो शहीदों की इस भूमि पठानकोट से, वीरों, किसानों और जवानों की भूमि पंजाब से उस गुरु को भी हम लोग नमन करते हैं, शहीदों को प्रणाम करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। दोस्तों, हमसे पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज भूपेश बघेल साहब ने, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बड़े भाई राजा बराड़ जी ने, और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रंधावा जी ने, हमारे तमाम जो यहाँ पर एमएलए उपस्थित हैं, हमारी डिप्टी सीएलपी हैं, और हमारे भाई जो अमित विज साहब ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है, हम सम्मानित मंच को बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी बदौलत मुझे पठानकोट की महान भूमि पर आने का मौका मिला है। मैं इस मिट्टी को नमन करता हूँ, इस मिट्टी को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, मैं 2-4 बात आपसे करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि कांग्रेस पार्टी के बारे में दिन रात आपके व्हाट्सएप पे कोई ना कोई मैसेज आता होगा। कांग्रेस पार्टी की कोई ना कोई बुराई दिन रात आपके व्हाट्सएप मैसेज पे सुबह से लेकर के शाम तक आता होगा। लेकिन देश पर जब संकट की घड़ी आई तो पूरा देश और पूरी दुनिया ने देखा कि जब बात देश की होगी, देश की सुरक्षा की होगी, तो हम दल की परवाह नहीं करेंगे। देश हमारे लिए सर्वोपरि है। देश की सुरक्षा के सामने हम राजनीति नहीं करेंगे। जब बात देश की सशस्त्र बलों की होगी, सुरक्षा बलों की होगी, सेना की होगी, तो कांग्रेस पार्टी राजनीति नहीं करेगी। जब मसला देश की सुरक्षा का होगा तो कांग्रेस पार्टी राजनीति नहीं करेगी। और हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने साफ शब्दों में कहा कि हमारी पूरी पार्टी, हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारा एक एक नेता इस संकट की घड़ी में सरकार के साथ है, देश के सेना के साथ है। सरकार जो भी कार्रवाई करेगी हम उस पर सवाल नहीं खड़ा करेंगे, और हम सरकार के साथ हैं, कंधे से कंधे मिला करके हैं देश की सुरक्षा के सवाल पर। दिन रात झूठ बोला जाता है कांग्रेस पार्टी के बारे में। यह कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी नहीं दिलाई। ये कहते हैं कि हमने देश की सुरक्षा नहीं की। ये कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार किया। मैं कहता हूं कि हमने इतिहास नहीं देखा है, लेकिन हम वर्तमान देख रहे हैं। और वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि जब पूरा देश एकजुट था, देश की सेना तैयार थी, देश की जनता तैयार थी, पक्ष विपक्ष एक था, तो प्रश्न ये उठता है कि जो मुंहतोड़ कार्रवाई सेना कर रही थी उस कार्रवाई को क्यों रोका गया? यह सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए। यह सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए कि किससे पूछ करके आपने सीज फायर किया, किससे पूछा? सरकार इस सवाल के जवाब में कहती है कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा करके हमारे पास आया, पाकिस्तान माफी मांगने लगा, इसलिए हमने सीज फायर कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि जो 26 लोगों ने शहादत दी, जिनका धर्म पूछ करके जान लिया गया, जिनकी मांग का संदूर पोंछा गया, आप उनके आंसू को भुला दिए और कायर पाकिस्तान पे आपने भरोसा किया। अगर आपने पाकिस्तान के कहने पे सीज फायर किया तो दूसरा सवाल यह पूछता है कि ट्रंप ये दुनिया में घूम घूम करके क्यों कह रहा है कि हमारे कहने पे हमने सीज फायर कराया है? बताइए, 140 करोड़ का देश, जिस देश के पास परमाणु बम हो,
जो देश चांद पर पहुंच गया हो, जो देश कंप्यूटर बना रहा हो, जो देश टैंक बना रहा हो, जिस देश के किसान जाड़ा, गर्मी, बरसात चारों महीने अपने पसीने से, अपने खून से इस देश की मिट्टी को सींचता हो, फसल उगाता हो, हम दुनिया को खाना खिलाने वाले देश बन चुके हैं, उस देश को अमेरिका का बात सुनने का क्या जरूरत है? उस किसान के बच्चे जो दिन रात बंदूक लेकर के देश की सीमा की सुरक्षा में लगे हुए हैं, मैं आपको बता दूं, देश पे जब ये संकट आया तो मेरे गृह जिले से 3 जवानों की शहादत हुई। भाजपा के प्रवक्ता टीवी पे आकर के जब हमसे सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की देशभक्ति क्या है, तो हमने पलट करके उनसे सिर्फ एक सवाल पूछ दिया था, यहां आकर के गोल गोल टीवी पर भाषण देते हो, तुम बताओ कि तुम्हारे घर में सेना से कितने लोग काम करते हैं? हमारे घर में 16 लोग सेना की नौकरी करते हैं, हम सेना के शहीद के परिवार से आते हैं। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। साथियों, ये मौका है सेना के सम्मान का, तो मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इस देश का नागरिक होने के चलते आज हमारे सामने कुछ कठिन प्रश्न खड़ा है, और वो कठिन प्रश्न ये है कि अगर उस कठिन प्रश्न का हमने जवाब नहीं दिया तो इस देश के तौर पे हमारी जो एकता और अखंडता है उसको सुरक्षित रखने के लिए इन सवालों का जवाब देना जरूरी है। पहला सवाल ये है कि हम भारत के लोग हैं, हम शांति में भरोसा रखते हैं, ये बुद्ध की धरती है, ये गुरुओं की भूमि है, हमने दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया है, लेकिन हम भारत के लोग यह भी जानते हैं कि हम युद्ध छेड़ेंगे नहीं, लेकिन तुम अगर युद्ध छेड़ोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन शांति का मतलब ये नहीं है कि आप हमारे मान सम्मान पर सवाल उठाएं, आप हमारी इज्जत प्रतिष्ठा पर सवाल उठाएं, आप हमारे जीने के अधिकार पर सवाल उठाएं। इसीलिए हमारे यहाँ एक राष्ट्र कवि पैदा हुए, दिनकर, और दिनकर कहते हैं, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम होगा, नहीं किसी को बहुत अधिक और नहीं किसी को कम होगा। अगर हम शांति चाहते हैं तो हमको बराबरी के सवाल को लेकर के आना पड़ेगा। देश का संकट यह है कि देश के भीतर देश के जो जवान हैं आज उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, उनके जो पिता हैं, उनकी जो माता हैं जो किसानी करते हैं, उनको, उनके किसान को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है। देश का संकट यह है कि मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जो पढ़ लिख करके बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं उनको काम नहीं मिल रहा है। तब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे। कलाकारी गुरुजी, कलाकारी कर रहे हैं आप, आपका कलाकारी हम बहुत बढ़िया से समझते हैं। यहाँ पे हमारी माताएं बैठी हुई हैं। माता जी, आप बताइए, आप अपने माथे में सिंदूर किसके नाम का लगाते हैं? अपने पति का नाम का लगाते हैं ना। आपके घर में सिंदूर आपका पति ला करके देगा तो आप माथे पे लगाएंगे, किसी मंदिर से सिंदूर ला करके आप अपने माथे पे लगाएंगे, कोई पराया मर्द आपको सिंदूर ला करके देगा तो आप अपने माथे पे लगाएंगे, उसको तमाचा लगाएंगे। और ये कह रहे हैं कि हम घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे। तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपने एक महिला के माथे में सिंदूर लगाया था, आप पहला सिंदूर का डिबिया तो गुजरात पहुंचाइए, जिस पत्नी को आप छोड़ करके भाग गए थे आप पहले उनको जाकर के सिंदूर दीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अगर पहुंचाना चाहते हैं तो आप हर किसी के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाइए। और ये हमने नहीं कहा था, ये आपने कहा था। आपने कहा था कि हमको वोट दो, हमको प्रधानमंत्री बनाओ, तो हम सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। मोदी जी,
आप सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाइए, माताएं बहनें सिंदूर खुद खरीद लेगी और अपने पति के नाम से अपने माथे में लगा देगी। अगर आपको घर घर पहुंचाना है तो नौकरी पहुंचाइए, अगर आपको पहुंचाना है तो शिक्षा पहुंचाइए, आपको पहुंचाना है तो बिजली पहुंचाइए, आपको देना है तो किसानों को उनके फसल का दाम दीजिए, आपको देना हो तो मजदूरों को मजदूरी दीजिए, इस देश के जवानों को काम दीजिए, जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको पेंशन दीजिए, इस देश के जो व्यापारी हैं उनको रोजगार दीजिए, उसको काम धंधा दीजिए, बेईमानी करना बंद कीजिए। इसको कहते हैं कि नाखून कटा करके शहादत में अपना नाम गिनाना। देश के लिए कुछ नहीं किया, देश के लिए जान गंवाएं। ये जो पहली सफ में बैठे हुए लोग हैं, पहली कतार में जो बैठे हुए लोग हैं, जो शहीदों के परिवार के लोग हैं, देश के लिए जान गंवाएं। आप अपने कंधों पे बंदूक उठाएं, आप टैंक चलाएं, आप फाइटर जेट उड़ाएं आप, और जब आपका जान चला जाए तो उस पर राजनीति की रोटी सेकें प्रधानमंत्री, उस पर वोट की राजनीति करें प्रधानमंत्री। मेरा सीधा एक सवाल है, देश को इस संकट में किसने पहुंचाया? देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी जय शाह के बाप की है। जय शाह के बाप को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जय शाह का बाप का नाम मालूम है? परिवारवाद पे गृह मंत्री आकर के भाषण देते हैं। तो मैं भी गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं, मंत्री जी आपका बेटा आईपीएल खेलता है और हमारे परिवार के बच्चे बंदूक लेकर के जो है फौज में जाते हैं, सीमा पे जाकर के सुरक्षा का काम करते हैं, देश की रक्षा का काम करते हैं, तो आपका बेटा आईपीएल में टीम बनाएगा और हम देश की सुरक्षा करेंगे, और देश की सुरक्षा की चूक होगी तो उसकी जिम्मेवारी आप नहीं लेंगे। आप अगर जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो कौन जिम्मेवारी लेगा? देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी गृह मंत्री की है, और देश की सुरक्षा में अगर चूक हुई तो सवाल किससे पूछा जाना चाहिए? नेहरू जी से सवाल पूछा जाना चाहिए, राजीव गांधी से सवाल पूछा जाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा जाना चाहिए। जो सरकार चला रहा है उसी से सवाल पूछा जाएगा ना। तो सवाल पूछा जाना चाहिए, और सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि जो 26 लोगों की शहादत हुई, वह जो दुर्दांत घटना है, वह जो बर्बर कायराना हमला पाकिस्तान ने किया, हमारी बहनों के मांग के सिंदूर पूछे, उसको करने वाले वो आतंकवादी कहां फरार हो गए? वो अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किए गए हैं? उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है? यह सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए। और जब आप सरकार से सवाल पूछेंगे तो ये तुरंत कह देते हैं कि आप देश के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री हैं, आपसे पहले भी इस देश में प्रधानमंत्री हुआ था, आपके बाद भी प्रधानमंत्री होगा। बीजेपी से पहले भी देश था और बीजेपी के बाद भी देश रहेगा। बीजेपी को आप देश से तुलना मत कीजिए। देश किसी भी दल से बड़ा होता है, देश किसी भी पार्टी के इतिहास से बड़ा होता है, और कोई भी पद देश से बड़ा नहीं होता है। और आज देश जहां पर खड़ा है, उस सवाल के लिए प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। दूसरा सवाल मैं बार बार प्रधानमंत्री से पूछता हूं, आपके मोबाइल में 2 मोड होगा, एक मोड होगा साइलेंट मोड और दूसरा होगा एरोप्लेन मोड। प्रधानमंत्री जी के पास भी 2 मोड है, एक है साइलेंट मोड और दूसरा है एरोप्लेन मोड। देश में जब भी कोई संकट हो तो प्रधानमंत्री साइलेंट मोड पर चले जाते हैं, और जब संकट बीत जाता है तो प्रधानमंत्री एरोप्लेन मोड पे चले जाते हैं। आप हमको बताइए, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर प्रधानमंत्री वास्को डी गामा की तरह चक्कर लगा करके नहीं आए हैं। आए हैं कि नहीं आए हैं? समझ में नहीं आता है कि प्रधानमंत्री हैं कि विदेश मंत्री हैं। पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिए हैं। ये बढ़िया बढ़िया व्यंजन जा करके खा रहे हैं पूरे देश में, बढ़िया बढ़िया फैंसी ड्रेस पहनते हैं, और मजेदार बात देखिए कि अपने साथ अपनी जो गोदी मीडिया है उसको भी प्लेन में बिठा करके नहीं ले जाते हैं। और जब देश में संकट आया है तो इनको असदुद्दीन ओवैसी की जरूरत पड़ी है। पड़ी है कि नहीं पड़ी है? असदुद्दीन ओवैसी की जरूरत पड़ी है इनको जब देश पे संकट आया है। तो सवाल तो इनसे पूछा जाना चाहिए ना कि पूरी दुनिया आप घूम रहे थे तो कोई भी देश आपके समर्थन में क्यों नहीं खड़ा है? आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले 50-60 साल से जो हमारा दोस्त था रसिया,
वो रसिया पाकिस्तान के साथ संधि कर रहा है। कोई ऐसा देश नहीं है, और आपको आश्चर्य होगा, देश के विदेश मंत्री तालिबान को थैंक यू भेज रहे हैं। आपने देखा कि नहीं देखा? देश के विदेश मंत्री तालिबान को थैंक यू भेज रहे हैं कि आप हमारा समर्थन कीजिए। हाय रे, कैसे दिन आ गए हमारे। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। वो देश, जिस देश के पास 140 करोड़ लोग हैं, वो देश जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो, ऐसा प्रधानमंत्री ही कहते हैं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर पैदा होते हैं भारत में। दुनिया के इतना बड़ा देश, और उस देश के समर्थन में इस प्रधानमंत्री जी की कारस्तानी ऐसी है कि एक भी देश हमारे समर्थन में नहीं खड़ा है। हमको जरूरत भी नहीं है, हमको जरूरत भी नहीं है। भारत को अपनी देश की रक्षा करने के लिए उनके पास वीर सैनिकों का परिवार है। हमको किसी की जरूरत नहीं है। हम अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि आज आप हमको इस मुहाने पे ला करके क्यों खड़ा किए हैं, और आज इस देश के शहीदों के, सैनिकों के सम्मान में खड़ा होकर के हर नागरिक को यह सवाल पूछना चाहिए कि देश को इस हालत में पहुंचाने के लिए क्या सरकार से सवाल पूछा जाना कि नहीं पूछा जाना चाहिए। और सरकार से अगर सवाल पूछा जाएगा तो उस सवाल के जवाब में ही उन शहीदों की शहादत का सम्मान छुपा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो शहादत दी है वो शहादत दी है इस देश की मिट्टी की सुरक्षा में। उन्होंने शहादत दिया है इस देश के लोगों की सुरक्षा में। उन्होंने शहादत दिया है इस देश के सम्मान में। अगर हम उनका सम्मान करना चाहते हैं तो हमको देश की सरकार से कुछ जरूरी सवाल पूछना चाहिए। और वो जरूरी सवाल ये है कि देश आज इस हालत में जहां खड़ा है, उस हालत के लिए जिम्मेवार कौन है और उसकी जिम्मेवारी किसको लेनी चाहिए। हमारी राय में देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता का जब सवाल होगा तो हम सरकार के साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़ा रहेंगे। देश पे जब कोई संकट आएगा तो हम सरकार के साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़ा रहेंगे। लेकिन जब संकट टलेगा तो जिम्मेदार व्यक्ति कौन है उसका जवाब भी पूछा जाएगा। एक उदाहरण मैं आपके सामने देता हूं। मान लीजिए कि घर में चोरी हो गई, घर में कोई संकट आ गया है, तो आपस में हम झगड़ा नहीं करेंगे। घर के सदस्य मिल करके उस संकट से निकलने का कोशिश करेंगे। लेकिन जब संकट टल जाएगा तब तो यह सवाल पूछा जाएगा ना, तब तो यह सवाल पूछा जाएगा कि चौकीदार क्या कर रहा था। चौकीदार तंबाकू खा करके सो रहा था कि चौकीदार चोर से सेटिंग कर लिया था, यह सवाल तो उससे पूछा जाएगा। और संकट जब टला है तो कांग्रेस पार्टी इस देश का जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते इस देश के प्रधानमंत्री से कुछ जरूरी सवाल कर रहे हैं। और वो जरूरी सवाल ये है कि हमको इस देश के शहीदों के सम्मान में इस देश की सरकार से 4 जरूरी सवाल पूछना चाहिए। पहला सवाल, इस देश के नागरिकों की सुरक्षा में चूक कैसी हुई, और उस चूक के चलते जिन शहीदों की शहादत हुई उस शहादत के लिए जिम्मेवार वो जो दुर्दांत आतंकवादी हैं वो कहां हैं, वो क्यों नहीं पकड़े गए हैं। दूसरा सवाल कि यह जो संकट आज हमारे देश के ऊपर आया वो पाकिस्तान की नापाक हरकतों के चलते आया है, पाकिस्तान की कायरता के चलते आया है। पाकिस्तान हमेशा भारत को कमजोर करने की कोशिश करता है। तो दूसरा सवाल यह है कि मोदी जी किसके कहने से आपने सीज फायर किया, और आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के कहने से सीज फायर किया, तो बताइए कि ट्रंप दुनिया में घूम घूम करके क्यों कह रहा है कि हमने सीज फायर कराया है। और तीसरा सवाल कि आज देश की जो आंतरिक सुरक्षा की हालत है उस आंतरिक सुरक्षा को लेकर के देश के जो वायुसेना के प्रमुख हैं उन्होंने चिंता जाहिर की है। तो आंतरिक सुरक्षा को लेकर के देश के गृह मंत्री से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपकी नज़र सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन और वोट पे रहती है कि देश की सुरक्षा पे भी रहती है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। और चौथा सवाल कि प्रधानमंत्री जी सेना की शहादत के नाम पर राजनीति करना बंद कीजिए। सेना की शहादत के नाम पर राजनीति की रोटी सेकना बंद कीजिए।
आप चुनाव लड़िए, अपने काम के आधार पर जनता से वोट मांगिए। जनता ने आपको वोट दिया है, आपको तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाया है। इस देश की सेना को राजनीति में लाना बंद कीजिए, उनके नाम पे राजनीति करना बंद कीजिए। यह 4 सवाल देश की सरकार से पूछा जाना चाहिए। और इसी चौथे सवाल से जुड़ा हुआ एक आखिरी बात बोल करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। देखिए, यह मौका नहीं है, यह मौका नहीं है कि कोई राजनीतिक भाषण दिया जाए, लेकिन जब हम यहाँ आज खड़े हैं और हम सेना के सम्मान में यह जय हिंद सभा कर रहे हैं, और सिर्फ पठानकोट में नहीं, भारत के हर कोने में जब यह जय हिंद सभा कर रहे हैं, तो इस देश का विपक्ष होने के नाते यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम सिर्फ खोखली बातें नहीं करें। देश के भीतर जो संकट पैदा हुआ और उस संकट के चलते जो चीजें हमको देखने को मिली है, वो हमको सोचने पर मजबूर करती है। वो हमको सोचने पर मजबूर करती है कि ये कौन लोग हैं, इनके दिमाग में नफरत किसने भरी है कि वो बेटी सोफिया कुरैशी भले वो सिंदूर नहीं लगाती है, लेकिन वह देश की माताओं और बेटियों की सिंदूर की सुरक्षा में बंदूक लेकर के देश की सीमा पे खड़ी है। यह है इस देश की ताकत। यह है इस देश की ताकत कि चाहे हम मंदिर जाते हों, चाहे हम गुरुद्वारे जाते हों, चाहे हम चर्च जाते हों, चाहे हम मस्जिद जाते हों, चाहे हम बौद्ध मठों में सजदा करते हों, ये इस देश की ताकत है कि इस देश में पैदा होने वाला 140 करोड़ लोग, चाहे उसकी धर्म कुछ भी हो, उसकी जाति कुछ भी हो, वो सबसे पहले भारतीय है। और भारत हमारा अभिमान है, यह तिरंगा हमारा अभिमान है। और उसकी एकता को खंडित करने की कोशिश की गई जब भाजपा का नेता उस सोफिया कुरैशी के बारे में गंदी गंदी बातें कर रहा था। भाजपा के समर्थक और कार्यकर्ता, इस देश के गृह सचिव ने जब सीज फायर की घोषणा की, तो न सिर्फ उनको गालियां बक रहा था, बल्कि उनकी बेटियों को गालियां बक रहा था इंटरनेट के ऊपर। आपने देखा कि किस तरीके से इनके जो समर्थक हैं इंटरनेट पर हर जगह इस देश की जो बेटियां हैं, इस देश के जो देश की सुरक्षा में लगे हुए हमारे अधिकारी हैं, उनके बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे थे। और आप देख लीजिए, अभी तक भाजपा के उस नेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भाजपा के उस नेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, उसको पद से नहीं हटाया गया है। आप सोचिए, वो भाजपा का एमपी कहता है कि वो बेटियां वीरांगनाएं नहीं हैं जो अपने शौहरों के लाश के साथ रो रही थीं। वो कितना बुजदिल इंसान है, वो कितना कायर, कितना घिनौना इंसान है कि अगर किसी के पति की जान चली गई और वो अपने पति के शरीर के साथ बैठ करके आंसू बहा रहा था, तो उसको जो है वो गालियां निकाल रहा है। आपने देखा कि शहीद नरवाल की पत्नी ने कहा कि देश के ऊपर संकट है, देश में नफरत मत फैलाइए, हिंदू मुसलमान मत कीजिए, आतंकवादियों को मंसूबों को पूरा मत कीजिए। आतंकवादियों ने जानबूझ करके, धर्म पूछ करके मारा है ताकि इस देश के 140 करोड़ लोगों को आपस में लड़ाया जाए, उनको बांटा जाए। वह जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, शहीद नरवाल की पत्नी को गालियां बक रहे थे। उन शहीदों को गालियां बका जिन्होंने पहलगाम में अपनी जान गंवाई, सोफिया कुरैशी को गाली बका, इस देश के विदेश सचिव के बेटियों को गाली बका। और कहते हैं, जब हम सरकार से सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। मोदी जी, आप बुढ़ा गए हैं, हम नहीं बुढ़ाए हैं। बादाम खाया कीजिए, अखरोट खाया कीजिए, दिमाग तेज हो जाएगा आपका जो 40,000 रुपए किलो वाला मशरूम है, उससे आपका याददाश्त तेज नहीं है। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप राजनीति करते हैं। लाशों पर राजनीति करने की फितरत भाजपा की है, कांग्रेस की फितरत लाशों पर राजनीति करने की नहीं है। और मैं यहां इस मंच से आप तमाम लोगों के माध्यम से इस देश की सरकार को याद दिलाना चाहता हूं, जब बंबई में 26/11 का हमला हुआ था, याद कीजिए, अंदर आतंकवादी गोलियां चला रहे थे और हमारे देश के वीर जवान आतंकवादियों से मुकाबला कर रहे थे। और उसी ताजमहल होटल के सामने सूट बूट पहन करके, स्नो पाउडर लगा करके प्रधानमंत्री जी मीडिया को बाइट दे रहे थे। आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं? देखा है ना आप लोगों ने? 26/11 का जब हमला हुआ बंबई में, अंदर होटल में आतंकवादी, वो कायर अजमल कसाब और उसके साथी अंदर हमारे लोगों की जान ले रहे थे, हमारे जवान उससे मुकाबला कर रहे थे। और मीडिया के सामने, कैमरा के सामने प्रधानमंत्री खड़ा होकर के बाइट दे रहे थे।
हमने कभी लाशों पर राजनीति नहीं की है। पूरा देश जब संकट में था, पूरा देश में जो है लॉकडाउन की स्थिति थी, जो तमाम सीमावर्ती इलाके हैं वहां के लोग अपने घरों में थे, ड्रोन से हमले हो रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी का कोई नेता और कार्यकर्ता राजनीति नहीं कर रहा था। लेकिन मोदी जी, जब कांग्रेस की सरकार थी और आतंकवादियों के हमले हुए, तब आप सूट पहन करके गुजरात से आ गए थे बंबई में राजनीति करने के लिए। इसीलिए आप हमको नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाइए। और ये याद रखिएगा, बार बार झूठ बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता है। हमारा इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास, इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का इतिहास है, इस देश को आजादी दिलाने का इतिहास है, इस झंडे को अपनाने का इतिहास है। इस झंडे पर संकट आएगा तो हम दल का नहीं देश का सोचेंगे और अगली कतार में खुद खड़े होकर के इस देश के लिए शहादत देंगे। और इन शहीद परिवारों के सम्मान में मैं इतना ही कहता हूं कि आज लड़ाई झूठ और सच की है, आज लड़ाई पाप और पुण्य की है, आज लड़ाई गलत और सही की है, आज लड़ाई राजनीति और लोकनीति की है। और हम लोकनीति के पक्ष में खड़े हैं, हम पुण्य के पक्ष में खड़े हैं, हम सही के पक्ष में खड़े हैं, हम सत्य के पक्ष में खड़े हैं। हम महात्मा गांधी की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और महात्मा गांधी ने एक संदेश दिया है हमको कि वैष्णव जनते तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने दे। हम दूसरे की पीड़ा से भी दुखी होने वाले लोग हैं और देश की पीड़ा पर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। और गांधी ने जो सिखाया है कि इस देश की ताकत इस देश की एकता में है, इस देश की मिट्टी में पैदा होने वाले जो लोग हैं उनकी एकजुटता में इस देश की ताकत है। इसीलिए गांधी कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। सबकी सन्मति के लिए हम लोगों को एकजुट रहना है और हमारी सन्मति इस देश के जो जवान हैं, किसान हैं, उनसे जुड़ी हुई है। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप जो पंजाब के लोग यह नारा लगाते हैं, गुरुओं की भूमि के लोग जो यह नारा लगाते हैं, जवानों और किसानों की भूमि के लोग जो यह नारा लगाते हैं, शहीदों की भूमि पठानकोट से मैं आपसे यह आह्वान करता हूं, जब आप कहते हैं जय जवान जय किसान, तो उसके साथ साथ आपको जय संविधान जोड़ने की जरूरत है। क्योंकि यह संविधान ही वह ताकत है कि इस देश के भीतर एक साधारण परिवार का नौजवान, एक साधारण परिवार में पैदा हुआ लड़का जिसकी मां आंगनवाड़ी में काम करती है, वह भी खड़ा होकर के इस देश के प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़ करके उससे सवाल पूछ सकता है। यह ताकत इस देश के संविधान में है। इसीलिए हम जब भी यह नारा लगाएं तो हमेशा बोले जय जवान जय किसान जय संविधान। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का कितना धैर्यपूर्वक आपने हमारी बात को सुना, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अंतिम बार मैं आज सिखों के 5वें गुरु गुरुदेव अर्जन देव जी को याद करते हुए, उनकी शहादत को याद करते हुए और हमारी वीरों का परिवार और इस वीर महान भूमि के शहीदों के परिवार को सम्मान देते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं अब हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी रविंदर दालवी जी को बोलूंगा कि वो मंच पर आएं। दालवी साहब, इसके बाद सूबेदार साहब, इसके बाद हम अपने रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, हमने अपने ऑफिसर्स को सम्मानित करेंगे। सबसे पहले मैं आज ये गुरुओं की भूमि, ये हमारी शहीदों की भूमि को वंदन करते हुए मैं अपने बीच आकर मैं आज भाषण नहीं दूंगा, क्यों ये इस प्रोग्राम का जो आयोजन किया गया है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी को। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अमित विज जी को कि जिस प्रकार का ये आयोजन कर आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माध्यम से पूरे देश में हमने आज इस पठानकोट के अंदर जो सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से जो हमारे सशस्त्र सेना ने जो काम किया है, उनकी शहादत को याद करने के लिए हम देश के सेना के साथ
हम कंधे से कंधे मिलाकर हम खड़े हैं इस बात को बताने के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने इस कार्यक्रम जय हिंद सभा का जो आयोजन किया है। मैं आज इस मंच पर विराजमान जिनको आपने सुना वो आपने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे बहुत ही युवा संघर्षशील साथी जो हमारे लुधियाना से सांसद है हमारे राजा अमरिंदर सिंह वड़िंग साहब, जिन्होंने अपने बीच यहां आकर अपनी बात रखी। छत्तीसगढ़ के माजी पूर्व उप मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल साहब हमारे यहां पर उपस्थित जिन्होंने अपनी बात रखी, वो हमारे एआईसीसी के हमारे फ्रंटल के ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज कन्हैया कुमार जी मंच पर विराजमान, जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम का आयोजन किया। हमारे अमित वीज जी मंच पर विराजमान, हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला प्रधान हमारे और सभी मंच पर विराजमान सभी हमारे नेतागण और आप सब लोग जिनका सम्मान आज कांग्रेस पार्टी के माध्यम से यहाँ पर हम लोगों ने किया। मैं आप सब लोगों को यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस सभा का आयोजन करने के पीछे जो कांग्रेस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था कि हमारी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हो, आदरणीय खड़गे जी हो, इन लोगों ने जिस प्रकार से जब हमारे आतंकी हमला होने के बाद 26 लोगों की जाने गई और 26 लोगों की जान जाने के बाद हमारी सरकार ने, हमारे आर्मी ने जो पाकिस्तान पर हमला करते हुए जो काम किया, उनके सम्मान में कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही, ना बल्कि हमारे देश के जवानों के साथ और सेना के साथ भी खड़ी रही। आज हम ये बात बताना चाहते हैं, आने वाले समय में जब जब इस देश के ऊपर संकट आएगा, इस देश के साथ इस देश को अपने आजाद करने के लिए जो देश कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कुर्बानी दी थी, शहादत दी थी, और ये ऐसा प्रदेश है, इस प्रदेश से सबसे ज्यादा शहादत और कुर्बानी दी थी। ये ऐसे सभी बातों का जिक्र करते हुए आज पठानकोट में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सब लोगों का यहाँ पर स्वागत करते हुए मेरे दो शब्द को मेरे वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ और आप सब लोगों को यहाँ पर फिर बताना चाहता हूँ, देश के ऊपर जब जब भी संकट आएगा कांग्रेस पार्टी यहाँ पर खड़े दिखेगी। जय हिंद, जय कांग्रेस। उन्होंने बोला आर्मी वाले सारे सूबेदार साहब ਅਸੀਂ प्रधान जी थले आ रहे ने ते अरना जी आ रहे ने। प्रधान जी ये फोटोआं बाद चो प्रधान जी फोटोआं पहले उन्होंने सम्मानित कर दो। मैं अरना मैडम ਨੂੰ भी कहांगा जाके आर्मी ऑफिसर्स ਨੂੰ सम्मानित कर दो। एक मिनट पाड़ा साहब, जोगिंदर जी, नरेश जी, एक मिनट सम्मानित कर दो। मैं अपने साढ़े डिस्ट्रिक्ट प्रधान नरेश पुरी जी, MLA सुजानपुर, ex-MLA पोया जोगिंदर जी और MLA गुरदासपुर पाड़ा जी, मैं उन्होंने रिक्वेस्ट करांगा जेड़े साढ़े एक्स सर्विसमैन ने उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ सम्मानित करना। और साढ़े वड़िंग साहब, राजा वड़िंग जी जेड़े स्टेट प्रेजिडेंट ने और मैंबर पार्लीमेंट, उन्होंने रिक्वेस्ट करांगे जिन्ने भी आर्मी ऑफिशियल्स आए दे ने उन्होंने सम्मानित किया जाए। समय की नज़ाकत नूं देखते हुए मेरी यही रिक्वेस्ट है, जिन्ने भी आर्मी परसन है, वड़िंग साहब, अमित जी, तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। विजय जी भी खड़े ने, साढ़े कौंसलर साहब, आर्मी ਦੇ जिन्ने परसन है उन्होंने नाल करवा लो जी। साढ़े वाइस प्रेजिडेंट राकेश बबली जी, श्याम महाजन जी, गुलशन जी, इन्हों भी रिक्वेस्ट करांगा कि तुसी भी इस रोपे जेड़े है बबली जी इन्हों दिओ। उत्थे देने और किन्हों देने आ बबली जी, लो सारे उत्थे। वड़िंग साहब चले गए ने, तुसी भी चले जाओ। और मेरी सूबेदार साहब के अगे बेनती है कि सारे आके
बड़े आराम नाल हुण